हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम इस चैप्टर में 70% पार्ट कवर कर चुके हैं। अब 30% पार्ट बचता है, मतलब 4-5 क्लासेस की बात और है मैक्स टू मैक्स। देखो, अगर मैं डायरेक्ट क्लास ही लूँगा मतलब लगातार, तो फिर 2-3 क्लास की बात है। लेकिन हम साथ साथ में अगर क्वेश्चंस करते रहेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी और आपके सिलेबस के लिए भी, क्योंकि सिलेबस खिंच जाएगा बहुत जल्दी, कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस साल का जो पेपर आया था वो भी यही बताता है, मैं यही सिखाता है कि क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो इस क्लास के बाद आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा। असाइनमेंट कौन सा कि हमने एक असाइनमेंट किया है अभी तक, स्टार्टिंग वाला जो एक असाइनमेंट किया था। अगर सब किसी ने नहीं किया है तो कृपया मुझे बताएं, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो दूंगा जो बचा हुआ, मतलब आधा पार्ट वाला असाइनमेंट मैंने पहले दे दिया था आपको। अब बचा हुआ जो पार्ट है पूरे चैप्टर का, उस पार्ट पे मैं असाइनमेंट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो जिसके पास पहला वाला असाइनमेंट अभी तक नहीं पहुंचा है वो कृपया मुझे फ़ोन कर ले, मैसेज कर लें, टेक्स्ट कर लें, व्हाट्सअप कर लें, वट। और सेकंड जो असाइनमेंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले मिल जाएगा। यहाँ तक बात सही हो गई? ठीक। अब आज के टॉपिक्स क्या हैं? आज का टॉपिक है हमारे पास, अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ तो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, चाहे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, दोनों तरीके से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख लो कहीं साइड में, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज हम करने वाले हैं। आज जितनी भी चीज़ें हम करने वाले हैं आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना बकवास करे हुए। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आज एरिया वेक्टर। ये सब मैंने लिख इसलिए लिया है पहले, क्योंकि मतलब भाई एक टॉपिक करवाने में 50 मिनट की वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं पहले लिख रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो सबसे पहला टॉपिक आज का एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन आपके लिए एरिया नई चीज़ नहीं है। एरिया क्या हुआ करता है? जैसे अपने को किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हाउ विल यू फाइंड इट? सिंपल है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। चलो ठीक है जी। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे? लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेकिन अभी तक एरिया में आपसे ये बात कभी नहीं करी कि यार एरिया की डायरेक्शन क्या होगी। कभी डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया। आपको पूछा गया कि इस फील्ड का एरिया कितना है, आपने निकाल दिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वट जो भी आपने यूनिट्स यूज़ करी। लेकिन कभी भी आपको एरिया के डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछा गया। पूछा गया क्या? नहीं पूछा गया। तो फिलहाल इस चैप्टर में, इस टॉपिक में या बहुत सारे टॉपिक्स में हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे हमें एरिया के डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब हमें एरिया के डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ पे एक नई नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एरिया वेक्टर। बहुत सिंपल है। जैसे क्या मैं बताऊँ आपको? सिंपल है, जैसे ये है आपके पास ये कार्डबोर्ड टाइप समथिंग, और ये आपके पास एक एरिया है। ये सामने वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया यहाँ पे मैंने, ये एरिया आपके पास। ठीक है, ये सामने। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करना है आपको? तो बड़ा सिंपल है, मार्कर लिया और यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। कैसे? ऐसे नहीं, नहीं ऐसे। कैसे? बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री। एंगल कितना है इसके बीच में? यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो ये क्या बन गया आपके पास? एरिया वेक्टर। और कहाँ जाएगा? आउटवर्ड्स। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव साइड में, आउटवर्ड्स, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये क्या बन गया आपके पास? एरिया वेक्टर। तो किसी एरिया से एक ऐसा नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि उससे नॉर्मली ड्रॉ किया जाए। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? ये है। समझो बात को ध्यान से। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? ये है। अब मैं पूछूं इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर कहाँ है? यहाँ है। इस सरफेस के एरिया वेक्टर कहाँ है? ये रहा। समझ पा रहे हो बात को? इस सरफेस के एरिया वेक्टर कहाँ है? ये रहा। अच्छा, ऐसे ही इस सरफेस के एरिया वेक्टर कहाँ है? तो नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल चल रहा है मामला बिल्कुल। फिर से देख लो, इस सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर निकालना है तो क्या करो, एक वेक्टर ड्रॉ कर दो इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? ये सही हो गया। ये क्या? ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? क्या ये परपेंडिकुलर इस सरफेस का? नहीं, ये सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ये परपेंडिकुलर इस सरफेस का। बात समझ में आ रही है? तो अब थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। इफ वी ड्रॉ अ वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव नॉर्मल ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। थोड़ा सा खराब सी लैंग्वेज लिख दी है मैंने, पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी में। अगर हम किसी सरफेस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर कहलाएगा। और पॉजिटिव साइड में ड्रॉ करना है। कहाँ ड्रॉ करना है? पॉजिटिव साइड में। जैसे मेरे पास ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बोर्ड का एरिया वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये रहा एरिया वेक्टर इसका। समझ में आ रही बात? इसका एरिया वेक्टर क्या है? ये रहा एरिया वेक्टर इसका। ठीक है, तो अब सरफेस आपके पास दो तरीके की हो सकती हैं। एक प्लेन सरफेस, जैसे आपके पास बोर्ड है, जैसे मैंने अभी आपको एक कार्डबोर्ड का एग्जांपल दिया। तो ये सब क्या है? दीज आर प्लेन सरफेसेस, बिल्कुल प्लेन है, सपाट। उनका एरिया वेक्टर निकालना बड़ा सिंपल होता है। तो अगर आपके पास एरिया है ds, मीन्स एनी स्मॉल एरिया, कोई भी छोटा एरिया आपने ले लिया, दैट इज कॉल्ड ds।
ठीक है, तो आपने डीएस एरिया ले लिया, उसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3D डायग्राम तो बना नहीं सकता, समझ जाना है कैसे बना हुआ है। तो मतलब ये अगर सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, तो ये डीएस वेक्टर बन गया। डीएस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर। और यहाँ पे डीएस वेक्टर किसके बराबर होगा, व्हाट इज डीएस वेक्टर? तो डीएस वेक्टर का मतलब ये है कि डीएस वेक्टर इज, कहीं पे लिख भी रखा होगा शायद मैंने, हाँ लिख रखा है, चलो फिर हटाओ। तो डीएस वेक्टर का मतलब क्या है, डीएस इनटू में या डीएस एन यूनिट वेक्टर। व्हाट इज एन यूनिट वेक्टर, नीचे लिख रखा है मैंने। एन यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, वैसे तो आप 11th क्लास में सीख के आते हैं कि यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या होता है। व्हाट इज यूज़ ऑफ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर का यूज़ होता है टू स्पेसिफाइड अ डायरेक्शन। क्या यूज़ होता है उसका, मेन जो यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में, वो डायरेक्शन बताने के लिए करेंगे। तो मतलब डीएस वेक्टर का मतलब क्या है, तो इट इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस विद द मैग्नीट्यूड इक्वल टू डीएस। जैसे लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, इसका पूरे का जो एरिया है वो 20 मीटर स्क्वायर है। ये अगेन एग्जांपल है, कितना एरिया है, 20 मीटर स्क्वायर है। तो उसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा 20 एन वेक्टर। समझ में आ रही है बात? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन वेक्टर? अगेन एन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ एनी, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएस वेक्टर? डीएस वेक्टर इज द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू डीएस, डीएस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज एन यूनिट वेक्टर? एन यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइज द डायरेक्शन, इट शोज द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है यहाँ देख लो, एन वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? देखो वापस फिर से बोल देता हूँ, एक सरफेस है, उसका एरिया कितना है, डीएस है। एक प्लेन सरफेस है, ये वापस उसको उठा लेते हैं, ये प्लेन सरफेस है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया डीएस। कितना एरिया है इसका, डीएस। अब यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ से एरिया ड्रॉ कर दिया, ये रहा। ये क्या शो कर रहा है, जिस तरह पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, देख लो यहाँ से ऐसे, जिस तरह पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है, वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। जिस तरह हमारी नीप है वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या होगी हमेशा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होने वाला है डीएस इनटू में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सिंपल है बात ये। तो डीएस वेक्टर is equal to ds n vector. What is ds vector? ds vector is the area vector. What is ds? ds is the magnitude of the area. And what is n unit vector? n unit vector is the direction perpendicular to the surface. सिंपल, खत्म करो, चलो बस यहीं पे आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेरे पास, अगर सरफेस कर्व्ड है तो ये सरफेस कैसी थी, ये सरफेस थी प्लेन सरफेस, या प्लेनर बोल सकते हैं, या प्लेन बोल लो, सिंपल। अब मेरे पास सरफेस कैसी है, कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है, कर्व सरफेस का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास कोई बॉल है, बॉल का है, बॉल भी देखी रखी हुई मैंने कहीं ना, तो जैसे आपके पास ये बॉल है, क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है आपको देख के, हाँ, तो ये बॉल है, इसका कैसे आप एरिया वेक्टर निकालेंगे, है कोई, है कुछ दिमाग में है, एरिया वेक्टर इसका कैसे निकालें? तो ऐसे जहाँ पे मेरे पास कर्व्ड सरफेसेस होती हैं, उन केसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा जो मैं काम आपको बताता हूँ कि उन केसेस में आप क्या करोगे, उन केसेस में आप एक छोटा सा एरिया मान लोगे। क्या कर लोगे, एक छोटा सा एरिया लेट करोगे। जैसे मेरे पास ये सरफेस है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये छोटा सा एरिया लेट कर दिया। अब ये जो आपका छोटा सा एरिया है, अब ये जो आपके पास आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का मैंने बनाया, यहाँ पे ये जो छोटा सा एरिया है, ये क्या है, ये अपने आप में प्लेन है। बोलो हाँ है ना? धरती गोल है तो भाई गोल दिखनी चाहिए ना, नहीं है ना? आपको कैसे दिखाई देती है धरती, प्लेन दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये है कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसका अगर मैं बहुत ही छोटा सा कॉम्पोनेंट लूँगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये स्फेरिकल सरफेस है, इसका मैंने एक छोटा सा कॉम्पोनेंट ले लिया, दैट इज ds. If the area of this surface is s, then we have taken, we took whatever English देख लेना, a small component ds, and the small component ds is plane. बात समझ में आए? तो ds के यहाँ पे प्लेन है, बाकी सब रूल सिंपल। तो ये मेरे पास एक कर्व सरफेस थी, एक मैंने स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल कॉम्पोनेंट ऑफ एरिया लिया, दैट इज इक्वल टू ds। एंड अगेन सेम फंडा, प्लेन एरिया मिल गया, प्लेन एरिया के बाद सेम फंडा। अगर ds एरिया है तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ds वेक्टर। नहीं समझे? अगर ds एरिया है तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ds वेक्टर। सिंपल है बात। अच्छा, और ds वेक्टर किसके इक्वल होगा, तो अगेन यहीं पे आ जाओ, ds एन यूनिट वेक्टर। खत्म बात, ठीक है? फिर से बोल देता हूँ, स्फेरिकल सरफेस कोई तरीका नहीं है, सिंपल करो, एक छोटा सा कंपोनेंट मान लो एरिया का, एंड जब आप छोटा सा कंपोनेंट मानोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, इट विल बी प्लेन, प्लेनर। कैसा होगा वो, सपटा होगा, क्या बोलते हैं, सपाट, जो भी वट एवर, तो बिल्कुल प्लेन होगा, चपटा होगा, हाँ दैट्स द रियल वर्ड। तो ये चपटा हो जाएगा, और चपटा होते ही प्लेन बन जाएगा, प्लेन होते ही ये वाला मुद्दा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब अगला
पॉइंट या अगला टॉपिक हमारे पास आता है, ये समझ में आ गई बात ये वाली। अच्छा, एक और स्टार बना के मैंने बात लिख रखी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल है? नॉर्मल मतलब नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं, परपेंडिकुलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल? अब से अगर मैं बोलूँ नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैंने अभी आपको कार्डबोर्ड का एग्जांपल दिया था, अगर एरिया इधर है तो ये रहा एरिया वेक्टर, अगर एरिया ऐसा तो एरिया वेक्टर कहाँ है? यहाँ पे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, चलो, तो आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया होगा अभी तक। फिर से बोलता हूँ, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस, सरफेस का जो एरिया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, डन है बात, सोच लो, कोई डाउट बताना है अपने को। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट, और अगर ऐप में देख रहे हो तो आपके पास मेरा नंबर होगा। ठीक है, चलो, अगला मेरे पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, ऐसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ सही में सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बिल्कुल ऐसे हवा में नहीं हो जाना। तो मान के चलो ये मेरा राइट वाला हैंड है, ठीक है, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, राइट लेफ्ट। चलो छोड़ो, मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है, मेरा ये राइट हैंड है, मेरा ये लेफ्ट हैंड है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके राइट से लेके लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। सही होगी बात? फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सही होगी बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है का मतलब क्या है? इट मीन्स देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। बोलो हाँ या ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर यहाँ पे कहीं पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे चलती है? बिल्कुल सीधे। सही है, बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही हैं। मैंने बीच में एक कार्डबोर्ड रख दिया, ये ठीक है, ये मेरे पास क्या है? प्लेन एरिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लेन एरिया है, और ऐसे मैंने रख दिया। अब इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं? फिर से सुन लो, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, उनको मैं मेजर कर लूँगा। नहीं समझे बात को? फिर से सुनो, ये मेरे पास एरिया डी एस, यहाँ पे लिख रखा था मैंने, नहीं लिख रखा, डेल्टा एस एरिया है, क्या कर रहा हूँ ये, हाँ, ये मेरे पास डेल्टा एस एरिया है, ठीक है। अब इस डेल्टा एस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स इसमें से पास हो रही होंगी? देर बहुत सारे नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स लगातार यहाँ से जा रही हैं, आपको पता ही है, अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ से कितनी पास हो रही हैं? तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया, उसको हम नाप लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इजंट इट सिंपल? फिर से बोल देता हूँ, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी होंगी। मैंने बीच में एक एरिया लगा दिया छोटा सा, दैट एरिया इज डेल्टा एस। एरिया क्या? डेल्टा एस है। अब उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में से जो कि बहुत सारी थी, उसमें से इसमें से कितनी पास हो रही है? तो जितनी इसमें से पास हो रही है उनको हम नाप लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल है बात। देखो, चलो नहीं समझ में आया तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ रख लिया अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इज मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर, पास हो रही हैं? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर पास हो रही है, उनको सबको हम मेजर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो समझने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, आपके नोट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये आपके पास एक क्या बोलते हैं उसे, हाँ, एरिया। ये आपके पास एक एरिया है, एरिया एलिमेंट मान लो एरिया, जिसका एरिया मैंने मान रखा है डेल्टा एस। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फिगर? द एरिया ऑफ दिस फिगर इज डेल्टा एस। ओके, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं, ठीक है। अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, तो इसमें से कितनी पास हुई? तो इसमें से मान लो पास हुई ई इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी पास हुई? सिर्फ और सिर्फ ई है, तो बहुत सारी, लेकिन इसमें से कितनी पास हुई? ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई वो, और डेल्टा एस मतलब सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हुई? ई, सरफेस एरिया कितना? डेल्टा एस। तो व्हाट इज द, ये आपके पास जो इस सिंबल को, ये जो ये आपके पास है, इसको हम बोलते हैं फाई, ठीक है। इसकी स्पेलिंग क्या है? PHI है या FI है, वो अपना देख लेना। तो इसको हम बोलते क्या हैं मुँह से, क्या वो प्रोनाउंस क्या करते हैं? फाई। क्या बोलते हैं अपन इसको? फाई। अपनी अगली बार से याद रखना है कि जहाँ मैं लिख दूंगा फाई, मतलब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एटलीस्ट। तो
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फाई के नीचे छोटा सा ई भी लगा रखा है, तो इट रिप्रेजेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, जब आएगा तब बात करेंगे उसकी, बहुत दूर है अभी वो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस, सिंपल ही नहीं है, फिर से सुन लो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, एरिया कितना है, डेल्टा एस है, तो ई डेल्टा एस, हाँ या ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, एरिया कितना, ई डेल्टा एस एरिया था, ई इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ नापने का तरीका थोड़ी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही नाप सकते हैं ना अपन, कुल मिला के है थोड़ी, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो स्ट्रेंथ कितनी थी उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, ई थी, तो ई डेल्टा एस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आसान लग रहा है, चलो रुको अभी मैं थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि दे आर पासिंग नॉर्मली, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल, it means they are passing perpendicularly from the surface, means the angle between area vector and the electric field lines will be 0 degree। इस बात का मतलब क्या है, देखो सरफेस है, ठीक है, अब ये सरफेस है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं जा रही हैं, तो यहाँ से जो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हुई, इसमें से उसको मैंने मान लिया कितनी पास हुई, ई पास हुई। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दे आर कमिंग फ्रॉम हेयर एंड गोइंग टूवर्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम इट, तो मतलब ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, मैं यहाँ पे उसको ऐसे काट पीट के नहीं निकाल सकता, बट स्टिल ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैप की तरफ, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अच्छा, इन भाई साहब के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सोचो यार, अभी तो बताया था, ऐसे मत करो। तो इन भाई साहब की एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बोला, कितना होगा, 0 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर क्या है, डेल्टा एस वेक्टर, क्योंकि डेल्टा एस अगर एरिया तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस वेक्टर। सो इन दिस केस द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज 0 डिग्री व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मली। सही होगी बात, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इसको मैं कहीं, थीटा या एंगल थीटा लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू कितना अपना 0 डिग्री है इस केस में। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द, कहाँ लिख दूँ यार इस चीज़ को, यहाँ लिख देता हूँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर, ये इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा बेटा अपना, जल्दी से बोलो, जितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई है अगर, तो जल्दी से फटाफट इसको छाप लो, एंड देन फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि अभी मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही थी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। द थीटा बिटवीन मतलब द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज 0 डिग्री। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी केस हो सकता है कि जो एंगल है वो 0 डिग्री ना हो। अब ये कब होगा, ठीक है, ये कब हो सकता है कि अगेन वही वाला सेम केस कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंड एंडिंग एट टर्मिनेटिंग एट एनी पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे जा रही है इस तरह, तो मैंने बीच में एरिया अपना रख रखा है। तो ये जब मैंने इनको ऐसे रखा था एरिया को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही थी और एरिया वेक्टर भी ऐसे जा रहा था, थीटा कितना था 0 था, लेकिन एरिया ज़रूरी थोड़ा हमारा ऐसा ही हो। मैंने एरिया को कैसे रख दिया, अब एरिया को मैंने रख दिया ऐसे, देख लो ध्यान से, एरिया को मैंने कैसे, मैंने ऐसे नहीं रखा, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे रख दिया। अब जो ब्लैक कलर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी कहाँ है, दे आर गोइंग लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी कैसे जा रही है, सीधे ऐसे, ऐसे जा रही है, ठीक है। और एरिया का मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में। नहीं समझे बात, देखो एक मिनट रुको, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही है, और एरिया मेरे पास कहाँ है, रुक जा, एरिया कहाँ है, एरिया मेरे पास इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल आ गया, हाँ या ना, ये देखो ऐसे देख लो, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर गोइंग स्ट्रेट। लेकिन मेरे पास इस बार जब मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया तो मेरे पास एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा,
एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे निकल के आएगा, तो इसके बीच में अब एंगल बनेगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अब रिप्रेजेंटेशन के जरिए समझो। देखो अब मेरे पास क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा अपने एरिया को टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास सरफेस एरिया अगेन। अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मतलब अब ये डायग्राम जो है बिल्कुल सही चीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बट स्टिल समझने की कोशिश करो कि एरिया मैंने वैसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे बनेगा, तो एरिया वेक्टर बनेगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये रहा इसका एरिया वेक्टर। बोलो हाँ या ना। एरिया अगर ये मेरे पास ये जो फिगर है, इसका एरिया अगर एरिया है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस वेक्टर ये इसका क्या हो जाएगा, अपना एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनके बीच में एक एंगल बन गया, वो एंगल क्या है, थीटा है। सही हो गई बात, फिर से बोल देता हूँ, इनके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा एंगल बन गया। चलो अब कैसे निकालें फ्लक्स को। मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही होंगी सिर्फ उनको हम लेट करेंगे, उनको हम मान के चलेंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं जा रही है। सो इन दिस केस क्या किया जाए, बहुत सिंपल है, रिजॉल्व करना सीख रखा है हमने। जैसे मेरे पास अगर ये एक आर वेक्टर है, तो इसको हम रिजॉल्व करके यहाँ पे ये आर कॉस थीटा हुआ हो जाया करता था अगर मेरे पास एंगल थीटा है तो, और ये मेरे पास क्या हो जाया करता था, आर साइन थीटा। किया था 11th में, नहीं किया तो अभी पिछली 2-3 वीडियो पहले भी मैंने ये करके दिखाया था, याद है सबको। अगर मेरे पास ये आर वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा और ये एंगल ये वाली साइड आर साइन थीटा, तो इसको हम रिजॉल्व करना कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो अब जो ई है मेरे पास, मैं इसको अलग से बना देता हूँ डायग्राम को ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेरे पास ये है मेरे पास ई वेक्टर, दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा, चलो अब दिखेगा। ये है मेरे पास ई वेक्टर और ये है मेरे पास डेल्टा एस वेक्टर, ये एंगल थीटा है। तो एरिया के डायरेक्शन में चाहिए हमें, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी डायरेक्शन में चाहिए, एरिया वेक्टर डायरेक्शन में चाहिए। तो ई का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा, ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा पैरेलल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, तो उसको हमें चाहिए नहीं। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ई कॉस थीटा। समझो बात को ध्यान से, ये ई था, ये थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, ई कॉस थीटा आ जाएगा। चलो सही है। अब फिर से जाते हैं डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी। देखो ये डेफिनेशन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside electric field and the area is inside electric field, कोई दिक्कत नहीं है, is measure of total number of electric lines of force passing normally through that area। तो नॉर्मली क्या ई पास हो रहा है, नहीं, लेकिन क्या ई कॉस थीटा नॉर्मल है, उस एरिया के जो एरिया यहाँ पे ऐसे मैं अगर साइड से बना दूँ, ये एरिया ये साइड वे है एक तरीके से, ये ऐसे अगर मैं कहाँ गई यार कि बुक, ये साइड वे बिल्कुल परपेंडिकुलर अगर ऐसे बनाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, एरिया वेक्टर क्या है, ऐसे। तो ये मेरे पास सरफेस है, आपको दिखाई दे रही है साइड व्यू सरफेस का, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, एरिया वेक्टर ये। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डेल्टा एस। बोलो हाँ या ना। ई ये तो है नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, ये है। तो इस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एरिया। परपेंडिकुलर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई कॉस थीटा है, और एरिया कितना है, डेल्टा एस है। तो इस केस में फाई ई का फॉर्मूला कितना हो गया, ई कॉस थीटा डेल्टा एस। बोलो हाँ या ना। क्या हो गया, ई कॉस थीटा डेल्टा एस। अब इसको थोड़ा सा और मैं अगर ढंग से तमीज़ से लिखूँ तो फाई ई दिख रहा है यार, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ओके विजिबल है। चलो तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा को पीछे भेज दो तो क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा।
अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत बार एक बात बताई थी, अगर आप 11th क्लास में मेरे पास पढ़े हैं तो, कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं ना, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। बोलो हाँ या ना, याद है ये चीज़? भाई नहीं याद है तुम्हें कुछ। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम हुआ करता था, क्या हुआ करता था इसका एक और नाम? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम क्या हुआ करता था? स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट का एक और नाम क्या हुआ करता था? वेक्टर प्रोडक्ट। तो खासियत क्या हुआ करती थी, जब मेरे पास डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो उसका आंसर आएगा वो कैसा आएगा? स्केलर आएगा। फिर से बोल देता हूँ, जब किन्हीं भी दो स्केलर वेक्टर टर्म्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर कैसा आएगा? स्केलर आएगा। फिर से बोल देता हूँ अगेन, अगर किन्हीं दो वेक्टर टर्म्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर कैसा आएगा? हमेशा स्केलर आएगा। इसको इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका आंसर कैसा आएगा? वेक्टर आएगा, इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डन है ये बात? तो यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट हो रहा है? डॉट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, कैसे पता लगाएंगे? तो क्रॉस में हमेशा कैसे लास्ट में एंगल किस में आता है? कौन सा एंगल आता है? साइन एंगल आता है, साइन थीटा आता है लास्ट में। जैसे मेरे पास ए क्रॉस बी हो रहा है तो क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या आता है? लास्ट में एंगल कॉस थीटा आता है। तो बताओ फटाफट, ये क्या है? डॉट है, क्रॉस है? जल्दी बताओ, क्या है ये? डॉट है या क्रॉस है? तो कॉस थीटा किस में आता है? डॉट में आता है। तो ये कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। कैसा है ये? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से मेरे पास फाई ई कितना हो जाएगा? ई डॉट डेल्टा एस। क्या हो जाएगा? ई डॉट डेल्टा एस। सही हो गई बात? वापस देख लो एक बार कैसे हुआ ये कुछ वेक्टर प्रोडक्ट के रूल्स हैं। दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, डॉट और क्रॉस। क्रॉस का मतलब, क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा स्केलर आएगा। इसमें जो आंसर आएगा वो वेक्टर आने वाला है। यहाँ पे लास्ट में साइन थीटा आया करता था, यहाँ पे लास्ट में कॉस थीटा आया करता था। इस केस में कॉस थीटा है, मतलब ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है? इट इज़ स्केलर प्रोडक्ट। यार डस्टर का है, चलो कपड़े से काम चलाते हैं। मैं ये इरेज कर रहा हूँ ये वाला पार्ट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, देखो ध्यान से। तो फाई ई का जो फॉर्मूला आ गया, ई डॉट डेल्टा एस। अगर इसको पूरा लिखूँ खोल के, तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डेल्टा एस वेक्टर, मतलब डेल्टा एस एरिया वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो ये मुद्दा आपको आई गया, समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया से पास हो रही है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ही प्रॉपर्टी है। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? तो फ्लक्स का मतलब होता है आपका फ्लो करना, किसी चीज़ का फ्लो करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो करना, बेसिकली आप समझ सकते हो। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देखना, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्या ही कर सकते हो, तो मुझे बताना, मैं आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक डन है अपने को। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो देयर आर टू फॉर्मूलाज, एक ये हो गया अपना और एक ये हो गया, किसी को भी यूज़ कर सकते, एक ही बात है। सही हो गई बात यहाँ तक? चलो, तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ख़त्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं ख़त्म हुआ है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर टू काइंड ऑफ सर्फेसेस, वन प्लेन सर्फेसेस या प्लेनर सर्फेसेस, एंड सेकंड कौन से थे? कर्व्ड सर्फेसेस। ठीक है, तो ये था हमारे पास मुद्दा पूरा प्लेनर सर्फेसेस का। तो प्लेन सर्फेसेस में अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डेल्टा एस कॉस थीटा। सही हो गई बात? चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये दो फॉर्मूले जो अब आए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको अब लेफ्ट वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप अगर यूट्यूब पे देखना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वापस जाके
पॉज करके नोट कर सकते हैं, और अगर ऐप पे देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस जाके नोट कर सकते हैं। अगर इन केस नहीं आप एक्सेस कर पाते हैं व्हाटएवर, तो आप मुझे बताना, मैं आपको ये जो है स्क्रीनशॉट्स भेज दूँगा इसके। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया था राइट साइड में, ये वाला, और एक और फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ ई डेल्टा एस कॉस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। सही है बात यहाँ तक? ठीक है, कैसी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। तो आपको पता है, इतनी बार मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों है स्केलर यार, कितनी बार बताऊँ कि इन दोनों का क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब जो मेरे पास क्वांटिटी आने वाली है वो कैसे आने वाली है, इट विल बी स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी से, सोचो दिमाग में जल्दी जल्दी। तो ऐसा यूनिट ई है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा ऐसा मतलब एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ओके सॉरी, न्यूटन पर कूलम। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपकी हो गई ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डन है बात अपने को ये वाली, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर मेरे पास सरफेस कैसी होगी, कर्व्ड सरफेस होगी। कैसी होगी, कर्व्ड सरफेस। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ सरफेस इज क्लोज्ड या कर्व्ड, इफ सरफेस इज कर्व्ड। तो अगेन उठाओ, बॉल उठाओ यार, बॉल ढूंढना बड़ा मुश्किल है आज खेल में। क्रिकेट खेलना होता है ना छत पे, बॉल ही नहीं मिलती, दुकान सारी बंद है, बड़ी मुश्किल जुगाड़ करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो पैकेट में आगे रखा है, खेलना पड़ता है भाई, खेलना इंपॉर्टेंट है। और भी है, 3 पैकेट लाया था मैं। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास अगेन बॉल है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इफ सरफेस इज कर्व्ड, देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। फिर से सुनो, अगर मेरे पास सरफेस कर्व्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ऐसे प्लेन सरफेस है कोई दिक्कत नहीं, ई डी एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा, सिंपल है। अगर मेरे पास सरफेस कर्व्ड है तो हम क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है, जैसा भी मैंने अभी आपको बताया था। मेरे पास एक सरफेस है तो विल टेक अ स्मॉल सरफेस। तो इस वाले केस में मैं ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये सरफेस क्या डेल्टा एस है, तो मेरे पास कोई एक कर्व्ड सरफेस है, लेट से यही बॉल मान लो, बहुत गंदी बॉल बनाई है हमने, ये रहा। सही है। तो इसमें मैंने एक स्मॉल छोटी सी सरफेस मान ली, जो आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही। जैसे इसमें है ना छोटी सी सरफेस, ये वैसे मैंने यहाँ पे भी एक छोटी सी सरफेस लेट कर ली। ठीक है, ये छोटी सी सरफेस क्या हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी। तो इसका एरिया वेक्टर हम बना सकते हैं। छोटी सी सरफेस को मैंने डी एस मान लिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो अगला मुद्दा यहाँ पे यह आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इससे पास होंगी तो इसका, पहली बात इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा छोटे से उसका, तो डी फाई मान लेते हैं। छोटा सा एरिया है, लिखा नहीं है मैंने कुछ, हैं कह रहे वो नहीं लिखी हमने, कंसिडरेशन, चलो लिख लो। तो कंसीडर, ऐसे लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा, कंसीडर अ स्मॉल क्लोज्ड, कंसीडर अ क्लोज्ड स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया एस। सरफेस एरिया कितना है, एस। लेट, या जो भी मान लो यार, वी आर टेकिंग या अज्यूमिंग a small surface area ds, जो कि क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स कितना हो जाएगा ds में, तो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा ही फ्लक्स होगा, डी फाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई डी एस। सही है, ये क्या है अपने को पता है। यहाँ पे ये डॉट का मतलब ई डी एस कॉस थीटा बन जाएगा, थीटा क्या एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में। तो ये आ गया एक छोटे से कॉम्पोनेंट का। अब अगर अपने को पूरे
बॉल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पूरे बॉल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, वही सेम है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पूरी, यहाँ पे बॉल प्लेस्ड है, तो पूरी बॉल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे बताओ भाई, नहीं पता? चलो बहुत सिंपल है, बचपन से एक चीज़ सीखते हुए हम लोग आ रहे हैं। क्या सीखते हुए आ रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो जिन्होंने मैथ्स लिए उनके लिए तो ये वरदान है, और जिनके पास बायो है उसमें सब बच्चे सारे ही ख़राब नहीं होते, सब मैथमेटिक्स में कुछ अच्छे भी होते हैं। तो फाई निकालना है मुझे का टोटल सरफेस एरिया के लिए, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। क्या हो जाएगा भैया हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है, इज इक्वल टू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। और यहाँ पे इंटीग्रेशन मेरे पास कैसा होगा? क्लोज इंटीग्रेशन होगा पूरी सरफेस के लिए। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन वगैरह क्या है ये भी समझाऊँ क्या? चलो एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा फॉर एनी क्लोज सरफेस या कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अगर मेरे पास जो कर्व्ड सरफेस है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज मतलब जैसे मेरे पास बॉल है चारों तरफ से बंद है ना, तो क्लोज्ड है। तो अगर मेरे पास कर्व्ड सरफेस क्लोज्ड है तो वहाँ पे क्या लग जाएगा? ये मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि हम बात करें क्लोज इंटीग्रेशन की, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, वैसे ज़्यादा भी आपका यूज़ नहीं होगा, क्वेश्चन में जहाँ यूज़ होगा मैं बता दूंगा। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस, चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, मतलब कैसे होता है? तो मेरे पास एक ये डी एस वन, मतलब मेरे पास एक छोटा सा एरिया आ गया डी एस वन। कहाँ गए भाई बॉल? आजा बेटा तू इधर आ जा। तो मेरे पास एक ही छोटा सा एरिया, इसको मैंने वन मान लिया। ऐसे मेरे पास देयर विल बी मतलब एन नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज इन द प्रेजेंट इन द जो भी मेरे पास क्या है, बॉल है, ये स्फेयर है। तो जैसे मेरे पास ये वन है, ऐसे इसके बगल में 2 3 4 बहुत सारे एन नंबर ऑफ हैं यहाँ पे, एन नंबर ऑफ एरिया है यहाँ पे। तो इसको मैं अगर सीधे धीरे धीरे ऐड करूँ तो कैसे हो जाएगा? तो मेरे पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा, अगर मैं सिंपल तरीके से निकालूँ प्लस कर करके, तो कैसे निकलेगा? ई डॉट डी एस वन प्लस ई डॉट डी एस टू प्लस ई डॉट प्लस डॉट 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 प्लस ई डॉट डी एस एन तक। बहुत सारे अपने को ऐड करने के, तो इसको करने से अच्छा मेरे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो ये मेरे पास अपने को मुद्दा याद रखना है कि अगर मेरे पास क्लोज्ड सरफेस है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल छोटे से एक स्मॉल सरफेस एरिया निकालो, उसको उठा के इंटीग्रेट कर दो। लिमिट्स क्या होंगे? 0 से लेके सरफेस एरिया, सही है बात? चलो, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम क्लोज, मतलब एक एक करके उठा के करेंगे, मतलब एन नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर और प्रेजेंट ऑन द सरफेस, क्लोज सरफेस। सो इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करेंगे? हम उठा के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। एक छोटा सा उठाया, उसको उठा के इंटीग्रेट कर दिया, विद क्लोज इंटीग्रेशन किया विद सरफेस एरिया। सही हो गई बात? चलो, तो जल्दी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला मुद्दा जो है हमारा, वो भगवान की दया से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा आने वाला है वो है गॉस लॉ, गॉस का नियम, ठीक है। गॉस लॉ है, गॉस थ्योरम भी है, तो इनको हम करेंगे। करने से पहले बहुत आसान टॉपिक्स हैं, अगर आपको ये समझ में आ गए तो। ये अगर समझ में आ गए तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक्स होने वाले हैं आगे आपके लिए। इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करो अगर कर पाते हो जल्दी जल्दी से, और स्क्रीनशॉट ले लो यार, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में नोट कर लो। जल्दी से नोट करो एंड देन फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके पास गॉस लॉ।